वेलकम क्लास 8th। मैंने जैसे आपसे मेंशन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, सेकुलरिज़म जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है उसका पार्ट 1 आपको मिल चुका है और मैंने ये भी कहा था कि इसका पार्ट 1 आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो तैयार करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, सेकुलरिज़म के लिए एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं कि प्रीवियस पार्ट में हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, सेकुलरिज़म वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया था। ठीक है, कि सेकुलरिज़म जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता दी थी। यानी कि अब ये धर्म निरपेक्षता किससे जुड़ा हुआ है? वो देश, ठीक है, वो कंट्री, वो नेशन, वो स्टेट जो किसी भी धर्म को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता है उसे सेक्युलर स्टेट माना जाता है। तो इंडिया ने यही पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है कि वो अपने आप को एक सेक्युलर स्टेट मानता है, क्योंकि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है ना, तो यहीं से हमने जो है बहुत सारी बेसिक चीज़ों को इस इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ से हमने सारी चीज़ें देखी थी कि अगर रिलीजन बीच में इन्वॉल्व हो जाता है तो रिलीजन के बीच में आने से कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने कम्युनल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पार्टीशन ऑफ इंडिया में इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसकी कंडीशन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी और फिर ये भी बताया था कि जो सेक्युलर वर्ड है, ठीक है, वो हमारे प्रियम्बल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय ये सेक्युलर वर्ड था नहीं। इसे हमने 42nd अमेंडमेंट के टाइम पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है। ठीक है, और ये हमारे प्रियम्बल का भी हिस्सा है, ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में भी इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर हमने मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म देखा। ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने देखा नीड्स फॉर सेकुलरिज्म, हमें सेकुलरिज्म की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए। फिर हमने इंडिया का सेकुलरिज्म देखा, उसमें ये मेंशन किया था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो 1976 में सेकुलर वर्ड को इंसर्ट करता है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको कैसे कैसे फॉलो कर रहा है, यहाँ पर वो 3 डॉट पॉइंट्स में मेंशन किया गया है। और कैसे हम अपनी कंट्री को किसी के डोमिनेशन से बचा सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के पॉइंट्स हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था बच्चों, वो था जो हम रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये पॉइंट मेंशन किया था कि जो पहला रिलीजन को प्रिवेंट, उसके डोमिनेशन को प्रिवेंट करने का मकसद है, उसमें हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हम कोई भी गवर्नमेंट स्कूल प्रेमाइसिस के अंदर रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस दिन क्या होता है, उस दिन पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, और ये फेस्टिवल जो होते हैं उनसे जुड़े हुए लोग, अपने रिलीजन से जुड़े हुए लोग फेस्टिवल को घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दूसरा अभी प्रिवेंशन मेथड बता दिया था कि दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, नॉन इंटरफेरेंस स्ट्रैटेजी इन रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, कि अगर किसी का रिलीजन लेकर वो जिस तरीके की भी उसको प्रैक्टिस करता है, हमारा इंडिया एज अ स्टेट उस उनकी इस प्रैक्टिसेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो हर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, तो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, इसीलिए इंटरफेरेंस ना के बराबर होता ही नहीं है। ठीक है, और इसलिए हमारा स्टेट अपने आप को एक्सेप्शन में रखता है, यानी कि जब तक कोई कानून के दायरे में रहकर अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है तब तक स्टेट कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। लेकिन अगर लॉ को तोड़ा जाए तो उस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, या फिर कई बार स्टेट को भी
कुछ रिलीजियस कम्युनिटी को लॉ के दायरे से बाहर भी रखना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देख रही हूँ आपको कि रिलीजन बिहाफ पर भी कई बार लॉ जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं, उनको छूट दे दी जाती है। कैसे लॉ के लिए छूट मिलती है, देखें एक लॉ है दिल्ली में बनाया गया है कि वेयरिंग अ हेलमेट इज़ असेंशियल फॉर पर्सन हु ड्राइविंग टू व्हीलर्स। जो दो पहिया वाहन चलाते हैं उन्हें हेलमेट की बहुत ज़रूरत होती है, ये कानून है दिल्ली का। लेकिन मैंने बोला ना कि कानून में छूट भी दे दी जाती है, तो कौन सी रिलीजियस ग्रुप कम्युनिटी को छूट दे रखी है, जो सिख हैं, क्योंकि वो पगड़ी वेयर करते हैं, इस वजह से हेलमेट लगाने में उनको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उन्हें इस लॉ से एग्जेम्प्ट किया गया है कि उनके लिए टू व्हीलर्स चलाते वक्त हेलमेट डालना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे उनकी पगड़ी जो उनका रिलीजियस मार्क सिंबल है उसको हर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये उनका एक रिलीजियस पार्ट है, इसलिए गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है सिखों को कि वो हेलमेट वेयर करें। तो दो एग्जाम्पल क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है। थर्ड एग्जाम्पल ये कहता है कि द स्टेट अडॉप्ट अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, यानी हस्तक्षेप करने की स्ट्रैटेजी भी स्टेट अडॉप्ट कर सकता है। और इंटरफेरेंस तब होगा बच्चों जब वो प्रिवेंट, स्टेट बचाना चाहता है डोमिनेशन मेंशन्ड अर्लियर। अगर कोई, जो पहले आपको मैंने बताया ना कि डोमिनेशन किस किस तरीके से हो सकता है, अपनी कम्युनिटी के अंदर भी कोई डोमिनेशन कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई रिलीजन इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो गवर्नमेंट की पावर तक को ख़त्म कर सकता है। तो उस सिचुएशन में जब अगर डोमिनेशन होता हुआ दिखाई देता है, मेंशन होता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ये ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज़ में ये कहा जाता था, जैसे अपर कास्ट के जो हिंदूज़ हैं वो कहते हैं कि हमारे रिलीजन में ये कहा गया है कि अनटचेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में इस तरीके का ये एक घिनौना का उन्होंने एक तरीका निकाल रखा था अनटचेबिलिटी का, जिसमें मेंबर ऑफ रिलीजन जो अपर कास्ट के होते हैं वो किसको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, वो डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन। ठीक है, उसी सेम रिलीजन में आने वाले जो लोअर कास्ट के हिंदूज़ हैं ना, उनको इस दायरे में, इसमें इस चीज़ में रखा जाता है, छुआछूत में। तो क्योंकि हर पर्सन जो है वो इक्वल है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी ही कहता है इक्वालिटी पर बेस्ड है, हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को अनइक्वल नहीं मान सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये किसी तरीके का रिलीजन नहीं कहता है कि आप किसी को अछूत माने या फिर आप उसे अनटचेबल बोले, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इंटरफेयर करता है और लॉ बना देता है। ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरे तरीके से बैन कर दिया है किस चीज़ की प्रैक्टिस को, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को। यानी कि अगर कोई छुआछूत जैसी प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो वायलेशन हो जाता है राइट्स टू इक्वालिटी का। ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने मेंशन कराया था। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट ये किसको मिला हुआ है, लोअर कास्ट के हिंदूज़ का, जिसमें हमारे स्टेट ने इंटरवीन किया, इंटरफेरेंस किया, क्योंकि रिलीजन के नाम पर कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है, ये प्रिवेंट करने वाली बात हो जाती है कि ये एक इविल, ये सामाजिक बुराई है जो हमारी सोसाइटी में सोशल प्रैक्टिस के तौर पर फॉलो होती है। ठीक है, जिसको अनटचेबिलिटी का नाम दिया गया है। अगर कोई अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस करता है तो वो वायलेशन है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, तो ये रिलीजियस बेस्ड पर अनटचेबिलिटी कहीं मेंशन नहीं है, उसके रिगार्डिंग लॉ भी बनाया गया है। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, अगला पॉइंट ये कहता है द स्टेट ऑल्सो इंटरवीन इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ। ठीक है, अगर किसी ने रिलीजन के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर, सॉरी यहाँ पे है हम, कि अगर रिलीजन के आधार पर किसी ने अपने रिलीजियस पर्सनल लॉ बना रखे हैं कि उनके रिलीजन, उनके धर्म में ये माना जाता है, तो उसके रिगार्डिंग वो लॉ बना सकते हैं। तो उस पर्सनल लॉ को भी इंटरवीन करके स्टेट हटा सकता है, क्योंकि सभी को इंश्योर करता है हमारा स्टेट इक्वल इनहेरिटेंस राइट। ठीक है, यानी कि हर किसी को
अपने रिलीजन में, अपनी कम्युनिटी में इक्वल राइट मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक पर्सनल लॉ में बता दूं तो आपने ट्रिपल तलाक के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। तो जो ट्रिपल तलाक है वो क्या है बच्चों? ट्रिपल तलाक जो है वो रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ है, यानी कि मुस्लिम्स में ये एक रिलीजन के बिहाफ पर बनाया गया पर्सनल लॉ है, जिसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाकर ख़त्म किया गया है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स आपके सामने मैं दे सकती हूँ। और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेट इंटरवीन्स इन द रिलीजियस थ्रू इट्स सपोर्ट, ठीक है। स्टेट इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस मैटर में अगर उसके सपोर्ट की बात आ जाती है तो। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को अपने खुद के स्कूल्स और कॉलेजेस इस्टेब्लिश करने के लिए। प्रीवियस चैप्टर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का लैंग्वेज, किसी का रिलीजन, किसी का कल्चर अगर माइनॉरिटी में आता है, ठीक है, तो माइनॉरिटी में आने के लिए स्टेट मदद करता है कि वो रिलीजियस कम्युनिटी जो है अपने इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए उससे रिगार्डिंग स्कूल या कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं। जैसे मदरसाज हो गए, या आप सिख कम्युनिटी से जुड़े हुए स्कूल देखते हैं, ये सारी चीज़ें। दैट स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, इसके साथ साथ सरकार उनको वित्तीय सहायता भी देती है अपने ऐसे इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको मैं प्रिवेंशन मेथड बता रही हूँ कि कैसे डोमिनेशन से बचाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटी ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म विद अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि बहुत सारे देश अपने आप को सेकुलर मानते हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, तो हमें क्या ढूंढनी है? हमें सिमिलैरिटीज़ भी ढूंढनी है और हमें डिससिमिलैरिटीज़ भी ढूंढनी है। किसके बीच में? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सेकुलरिज्म है इंडिया का, उसका किसी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री से, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ में भी और डिससिमिलैरिटीज़ में भी। सबसे पहले चलते हैं सिमिलैरिटीज़ चेक करते हैं, ठीक है, हमें क्या मिलता है सिमिलैरिटीज़ में। तो यहाँ पर पहला जो सिमिलियर पॉइंट बन रहा है वो हमारे लिए बनता है कि सम ऑफ द अबव मेंशन ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग सेक्युलर आर सिमिलर इन अदर कंट्रीज एज वेल एज हैव बीन इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो हमने सेक्युलरिज्म की बातें पढ़ी है, सिमिलरली वही बातें हमें दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ने को मिलती है। उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर रखा है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जब अमेरिका ने अपना पहला संवैधानिक संशोधन किया था, ठीक है, द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। उस समय तक उनका जो पार्लियामेंट है, उन्होंने किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया था। यानी कि अमेरिका भी इंडिया की तरह अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखता है। इसका मतलब इट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, वो किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देता। एज वी नो द सेम इन द केस ऑफ इंडिया, भारत में भी सेम यही केस है। इंडिया ने यूएस ने ये काम फर्स्ट अमेंडमेंट में किया था और हमने ये काम किया था 42nd अमेंडमेंट में, जब हमने सेकुलरिज्म वर्ड को इंसर्ट किया था, ठीक है ना। तो नीदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर, ना तो स्टेट इंटरफेयर करेगा ना ही रिलीजन इंटरफेयर करेगा एक दूसरे के मैटर्स को लेकर के, ठीक है। तो ये हो गई सिमिलैरिटी इंडिया के सेकुलरिज्म में और अमेरिका के सेकुलरिज्म में, ठीक है। आगे चलते हैं, डिसिमिलैरिटी या यूनिकनेस, जो अलग अलग हो जाती हैं बातें। अलग अलग बातों में देखते हैं कि इंडिया का सेकुलरिज्म किसी दूसरी वर्ल्ड डेमोक्रेसी में कैसे डिफ़र करता है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है, लाइक इंडियन सेकुलरिज्म कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस अफेयर। हमारा भारत जो है, अगर रिलीजियस मैटर लॉ के अगेंस्ट चला जाता है तो उसमें इंटरवीन कर सकता है। जैसे भारत ने अनटचेबिलिटी में इंटरफेरेंस किया, बट देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म, ठीक है। लेकिन अमेरिका में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है।
हमारे इंडिया ने तो अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए अनटचेबिलिटी के लिए इंटरफेयर किया रिलीजन को लेकर, लेकिन अमेरिका ये तक भी नहीं करता है। यानी कि अमेरिका ने 100% ये अलाउ किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि किसी भी तरीके से रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है। तो हो गया डिसिमिलैरिटी, ठीक है। इंडिया अफेयर में इंटरवीन करता है और अमेरिका नहीं करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन इंडियन सेकुलरिज्म एनी इंटरफेरेंस इन द रिलीजन बाय स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडल लेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि अगर इंडियन सेकुलरिज्म को मानते हुए इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, किसी भी रिलीजियस मैटर में स्टेट के द्वारा, तो वो जो भी इंटरवेंशन होगा, जो भी दखल अंदाजी होगी, वो सिर्फ किस सिद्धांत पर आधारित होगी, अगर वो बात कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है तब ही इंटरफेरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके रिगार्डिंग कोई लॉ बनाया है तो ही उस आइडल को ध्यान में रखते हुए स्टेट इंटरफेयर करेगा, ठीक है। दस वी फाइंड इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, तो हमने हर तरीके से फाइंड आउट कर लिया कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है। इट वर्क्स इन वेरियस वे, ये अलग अलग तरीक़ों से काम करता है रिलीजियस डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक दूसरी कम्युनिटीज़ के अंदर। इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो किस पर बेस्ड हैं, सेक्युलर के सिद्धांत पर आधारित हैं, ठीक है। तो वी मे फाइंड मैनी एग्जाम्पल ऑफ दीज वायोलेशन ऑफ दीज राइट्स इन आवर सोसाइटी, देयरफॉर द लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। तो कानून को बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू करना पड़ेगा, तभी क्या हो सकता है, ऐसी बुराइयों को जो भी रिलीजन मैटर से जुड़ी हुई होती है उन्हें ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ज़रा एक डू यू नो फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। बहुत पुरानी बात है ये, 2004 का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। फ्रांस में एक कानून बना दिया गया था दैट बैन स्टूडेंट फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल, कि जो फ्रांस में पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, वो किसी भी तरीके का रिलीजियस या पॉलिटिकली जुड़ा हुआ कोई भी साइन या सिंबल नहीं पहनेंगे, वेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस्लामिक कल्चर में हेडस्कार्फ जिसको हम बुरखा कहते हैं, ठीक है, वो पहना जाता है, जो बेसिकली फ़ीमेल्स हैं वो पहनती हैं। जूविश जो हैं वो स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉस पहनते हैं, ठीक है। दिस लॉ प्रोहिबिटेड मुस्लिम गर्ल्स टू वेयर हेड स्कार्फ्स। जब ये फ्रांस में लॉ बन गया कि कोई भी रिलीजियस या पॉलिटिकल साइन नहीं कैरी वेयर करेगा, तो मुस्लिम गर्ल्स को रोक दिया गया कि वो हेड स्कार्फ्स नहीं पहनेंगी, बुर्का नहीं पहनेंगी अगर वो स्कूल अटेंड कर रही हैं तब, ठीक है। तो इसके खिलाफ अपराइजिंग हुआ, ठीक है, आवाज़ उठाई गई अगेंस्ट दिस लॉ सिंस देन। तब से लेकर अब तक इसके लिए बहुत सारे जो हैं लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई गई है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो मैंने फिनिश कर दिया है, उसको सेकंड पार्ट में कवर कर दिया है, और आप दोनों पार्ट्स को अच्छे से वॉच करें, उसे ध्यान से सुने समझें। पार्ट 1 को जब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए पार्ट 2 पढ़ना और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों को रिलेट करके पढ़ें और वॉच करें इसे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।